हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो एट्रोपिन के सब्स्टिट्यूट्स हैं, कंटेनर्स हैं, जो सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, और इसके सेकेंड पार्ट में हमने स्टडी किया था एट्रोपिन, जो कि एक प्रोटोटाइप ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम का, उसको हमने स्टडी किया था। आज हम इसके आगे का देखते हैं। तो इसमें एक ड्रग है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो होता है वो लेस पोटेंट होता है और लॉन्गर एक्टिंग होता है देन एट्रोपिन। एट्रोपिन के कंपैरिजन में हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ज़्यादा पोटेंट नहीं है। पोटेंसी का मतलब क्या होता है? कम क्वांटिटी में बहुत अच्छा इफेक्ट देना, इसे ही हम उसकी पोटेंसी कहते हैं। तो उसके कंपैरिजन में ये लेस पोटेंट है, मतलब इसका डोज ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और लॉन्गर एक्टिंग होता है देन एट्रोपिन। इसे यूज़ किया जाता है जनरली ईसोफेजियल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पास्टिक में। जो इसोफेगस है या जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इंटेस्टाइनल सिस्टम में अगर स्पाज्म हो रहा है तो वहाँ पर उसको स्पाज्म को कम करने के लिए हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ जो है ये क्या है, एक तरीके से एंटी सेक्रेटरी एंटी स्पाज्मोटिक एक्शन है, जिसे आप क्लासिफिकेशन से याद कर सकते हैं। एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट, एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट को हम यूज़ करते हैं एब्डोमिनल कोलिक्स में एंड हाइपर एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन में इसको यूज़ किया जाता है। इसके जो एरोजोल्स हैं, इसका एक प्रिपरेशन है एरोजोल प्रिपरेशन, आप सिटिक्स में पढ़े होंगे एरोजोल क्या होते हैं। तो इस तरह का एरोजोल प्रिपरेशन इसका अवेलेबल है, जिसको हम ब्रोंकियल एस्थमा में यूज़ करते हैं। तो एरोजोल के फॉर्म में इसका एक्शन जो है वो बहुत फास्ट आता है। फिर है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो होते हैं ये ड्रग ब्रोंको डायलेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करते हैं, लेकिन ये डिप्रेस नहीं करते हैं म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस बाय ब्रोंकियल एपिथेलियम। तो जो ब्रोंकियल एपिथेलियम की वजह से जो म्यूकस का क्लियरेंस हो रहा है, इसको ये डिप्रेस नहीं करते हैं, केवल मसल को रिलैक्स करने का काम करते हैं। इसी वजह से ये जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और एस्थमा में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके बाद फिर हमारे पास ड्रग है, वो है प्रोपेंथेलिन। प्रोपेंथेलिन जो है ये बहुत अच्छा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, जिसको यूज़ किया जाता है पेप्टिक अल्सर में एंड गैस्ट्राइटिस में। क्यों इसको यूज़ करते हैं पेप्टिक अल्सर में एंड गैस्ट्राइटिस में? क्योंकि ये एंटी सेक्रेटरी ड्रग है, मतलब कि जो गैस्ट्रिक एसिड का सेक्रेशन हो रहा है उस सेक्रेशन को कम करता है। गैस्ट्रिक एसिड के ज़्यादा सेक्रेशन की वजह से ही पेप्टिक अल्सर होता है, तो उस सेक्रेशन को ये कम कर रहा है। और जो गैस्ट्राइटिस हो रहा है सेम उसी वजह से, हाई एसिड लेवल के बढ़ जाने से स्टमक में जो उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में डैमेज होने लगता है, इसे ही हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस को ये ठीक करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो कि एंटी सेक्रेटरी एजेंट है और इस जो एसिड के रिलीज को कम करता है। ऑक्सीफेनोनियम, ऑक्सीफेनोनियम को भी यूज़ किया जाता है पेप्टिक अल्सर में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी में। डाइसाइक्लोमिन, डाइसाइक्लोमिन डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है बट वीक एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। इस स्मूथ मसल को डायरेक्टली रिलैक्स करने का काम कर रहा है, लेकिन इसमें एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी तो है लेकिन बहुत ही वीक है, उतना ज़्यादा वो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन नहीं देता है, लेकिन ये स्मूथ मसल को बहुत अच्छे से रिलैक्स करता है। इसी वजह से एज अ एंटी एमेटिक इस ड्रग को यूज़ किया करते हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस में इसको दे रहे हैं, मोशन सिकनेस में दे रहे हैं इसे, इसके अलावा डिसमेनोरिया में दे रहे हैं, मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसे दिया जाता है, क्योंकि ये एंटी स्पाज्मोटिक है। तो स्पाज्म को कम कर रहा है, जो यूटेराइन मसल्स का स्पाज्म होता है इसको कम करता है, इसलिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन रिड्यूस होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब है इंटेस्टाइनल एबनॉर्मलिटी, जिससे कि लगातार जो बाउल का रिलीज एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ पर स्पाज्म ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से वो स्पाज्म को कम करने का काम करता है। तो डाइसाइक्लोमिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ड्रग किस तरह के प्रिपरेशंस में। आगे है ऑक्सीब्यूटाइनिन। ऑक्सीब्यूटाइनिन जो है हाई एफिनिटी फॉर रिसेप्टर्स इन यूरिनरी ब्लैडर एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये ऐसा एजेंट है ऑक्सीब्यूटाइनिन जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग तो है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी मस्करेनिक रिसेप्टर के लिए है, और उन मस्करेनिक रिसेप्टर्स के लिए है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के पास प्रेजेंट है और सलाइवरी ग्लैंड के पास प्रेजेंट है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करेगा, जिससे कि जिन चिल्ड्रन में एन्यूरेसिस की प्रॉब्लम होती है उनको ये दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड,
तो सलाइवा का सेक्रेशन बहुत कम हो जाता है इनकी वजह से। तो ड्राई माउथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऑक्सीब्यूटाइनिन के साथ, क्योंकि सलाइवा कम होगा तो माउथ जो है वो ड्राई होने लगेगा। तो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से इस ड्रग को कम ही यूज़ किया जाता है। लेकिन ये यूरिनरी ब्लडर रिलैक्सेंट है, तो एन्यूरेसिस में इसको दिया जाता है। जिन चिल्ड्रन को नाइट में बेड गिले करने की आदत होती है उनको ये ड्रग्स दिया जाता है ताकि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। सेलेक्टिव होते हैं फॉर M1 एंड M3 रिसेप्टर के लिए। देन M2 में इनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं है ऑक्सीब्यूटाइनिन का, वो M1 और M3 रिसेप्टर में हाईली एक्टिव होते हैं। ड्रोटावेरिन भी एक नोवल नॉन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। ये भी एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ही है, लेकिन नॉन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहिए कि डायरेक्ट ये कोलिनर्जिक सिस्टम पे अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि डायरेक्ट इसका एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन होता है। ये अलग ही तरीके से एक्ट करता है ड्रोटावेरिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, ये इनहिबिट करता है फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 को। अभी तक सारे के सारे जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग थे वो मस्करेनिक रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहे थे, लेकिन जो ड्रोटावेरिन है वो इनहिबिट कर रहा है फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 को, जिसको हम PDE4 भी कहते हैं। और ये सेलेक्टिव होता है फॉर स्मूथ मसल, तो ये डायरेक्ट स्मूथ मसल को रिलैक्स करने का काम कर रहा है। तो इसलिए स्मूथ मसल को रिलैक्स कर रहा है, तो उसको यूज़ करते हैं हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, यूटेराइन स्पाज्म में, डिस्मेनोरिया में यूज़ कर रहे हैं, रीनल कोलिक्स में यूज़ कर रहे हैं, विदाउट एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट। और इसके यूज़ से किसी तरह का एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट नहीं होता है। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लड, विजन, तो ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं ड्रोटावेरिन के साथ। तो ये भी कॉम्बिनेशन स्पाज्म को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसकी वजह से कुछ लोगों को हेडेक, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन एंड फ्लशिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, मैक्सिमम जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हैं उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कॉमन होते हैं, जैसे कि ड्राई माउथ, क्योंकि उनमें एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी है, सेक्रेशन को कम कर रहे हैं, तो ड्राई माउथ। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग एंड टॉकिंग, क्योंकि माउथ ड्राई है तो किसी भी चीज़ को स्वेलो करने में उनको तकलीफ होती है और बात करने में भी उनको तकलीफ होती है। ड्राई फ्लश एंड हॉट स्किन, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी वजह से, इसलिए डायलेटेड पुपिल को डायलेट कर रहा है। ब्लरिंग ऑफ नियर विजन ब्लड हो जाता है, साफ साफ उनको दिखाई नहीं देता है। एक्साइटेशन, साइकोटिक बिहेवियर, जब बहुत ज़्यादा इनका साइड इफेक्ट होता है तो थोड़ा साइकोटिक बिहेवियर आ जाता है, क्योंकि इनका मूड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एटाक्सिया, डेलीरियम, हेलुसिनेशन। एटाक्सिया मतलब होता है कुछ समय के लिए एक ही पोज पर बने रहना, उसको हम कहते हैं एटाक्सिया। डेलीरियम थोड़ा सा कन्फ्यूजन लाइक स्टेटस होता है। हेलुसिनेशन, ये भी एक अलग ही दुनिया में इंसान सोचने लगता है, तो हेलुसिनेशन भी एक कन्फ्यूजन लाइक ही स्टेट है। हाइपोटेंशन, ये हो गया इसके CNS इफेक्ट। हाइपोटेंशन, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के भी चांसेस इसमें बने रहते हैं। हाइपोटेंशन, पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है, क्योंकि कुछ एजेंट्स निकोटिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं, जिससे कि उनमें पोस्चुरल हाइपोटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाइपोटेंशन का मतलब क्या है, BP का डाउन हो जाना। कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर सकते हैं, तो क्योंकि मसल को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर दे रहे हैं वहाँ के, इस वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यूजेस सेम आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो क्लासिफिकेशन में जो लिखे हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे उसको ही आप उसके यूजेस में लिख सकते हैं, जैसे कि एंटी सेक्रेटरी, पेप्टिक अल्सर में हम यूज़ कर रहे हैं, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज़ कर रहे हैं, एंटी स्पाज्मोडिक, इंटेस्टाइनल एंड रीनल कोलिक में यूज़ कर रहे हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स में यूज़ कर रहे हैं, नर्वस एंड ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स कर रहा है, इसलिए जो मूवमेंट है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उस पर इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि जो मूवमेंट है फूड का इंटेस्टाइन के अंदर वो बहुत स्लो हो जाता है, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। गैस्ट्रिक हाइपरमोटिलिटी में इसको यूज़ करते हैं, गैस्ट्राइटिस में यूज़ करते हैं, एन्यूरेसिस इन चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं, क्योंकि यूरिनरी ब्लडर को रिलैक्स कर रहा है, डिस्मेनोरिया में यूज़ कर रहे हैं। तो ये है कोई इसके यूजेस। पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स जो है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उनके जो यूजेस हैं, अगर आप इनको याद रख लेते हैं तो सेम
इसके जो अपोजिट एक्शन होगा वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का होगा। मतलब एक दूसरे के ये अपोजिट है। अगर आप एक को याद कर लीजिए, या तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग के एक्शन को याद कर लीजिए, जस्ट अपोजिट एक्शन आप पैरासिम्पैथोलाइटिक के लिए लिख सकते हैं। तो एक दूसरे के ये अपोजिट एक्शन देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जो प्रीवियस वीडियोस हैं रिलेटेड टू एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, जिससे कि आपको आसानी हो आगे के भी कॉन्सेप्ट को देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो पिछला वीडियो था उसका कुछ हिस्सा बच गया था, कुछ पार्ट बच गए थे, उसको कवर कर रहे हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का। तो इसमें यूजेस हम लोग कुछ यूजेस देखे थे, जैसे कि एंटी सेक्रेटरी यूज़ देखे थे, एंटी स्पाज्मोडिक यूज़ देखे थे। इसके अलावा इसका जो यूज़ होता है ब्रोंकियल एस्थमा में होता है, एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस में होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में होता है। माइड्रेटिक एज अ माइड्रेटिक यूज़ किए जाते हैं, एज अ साइक्लोप्लेजिक यूज़ किए जाते हैं, कार्डियक वैगोलाइटिक यूज़ किए जाते हैं, पार्किंसन में यूज़ किए जाते हैं, और मोशन सिकनेस में यूज़ किया जाता है। जो हायोसिन है, इसका जो हायोसिन मॉलिक्यूल है वो सेडेशन प्रोड्यूस करता है, और एमनेसिया मतलब जिसमें मेमोरी का थोड़ा थोड़ा लॉस होने लगता है, तो इसे हम कहते हैं हायोसिन प्रोड्यूस करता है सेडेशन और एमनेसिया। इस वजह से इसको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय लाई डिटेक्टर की तरह यूज़ किया जाता था। एट्रोपिन जो है वो एंटीडोट होता है फॉर एंटीकोलिनेस्टेरेस एंड अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में। अगर एंटीकोलिनेस्टेरेस की पॉइजनिंग होती है या फिर मशरूम की पॉइजनिंग होती है, तो उसमें एट्रोपिन एज अ एंटीडोट यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इसे कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है, तो इसे हम कब कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या है कि किस कंडीशन में इन ड्रग्स को हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, किस समय पे ऐसे कौन से डिजीज़ हैं जिस समय हमको इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जो नैरो इरिडोकॉर्नियल एंगल में से यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रिसिपिटेट करता है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा। जो एल्डरली मेल्स होते हैं उनमें भी इनको बहुत सावधानी से यूज़ किया जाता है, अगर उनको प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है तो, क्योंकि ये यूरिनरी रिटेंशन करते हैं, तो यूरिन का फ्लो जो है बहुत कम हो जाता है। इंट्रैक्शन, अगर एट्रोपिन को दूसरे ड्रग्स के साथ लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, क्योंकि एट्रोपिन जो है डिले करता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को, तो जो दूसरे ड्रग्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा। एक्सेप्शन डिगॉक्सिन एंड टेट्रासाइक्लिन, जितने भी दूसरे ड्रग्स हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो रहा है, जबकि डिगॉक्सिन और टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बढ़ रहा है, जिससे जो डिगॉक्सिन और टेट्रासाइक्लिन है उसको जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा मिलता है सरफेस के कांटेक्ट में आने का, इस वजह से इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जबकि बाकी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अगर हम एंटासिड्स के साथ दे रहे हैं एट्रोपिन को, तो एब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज हो जा रहा है एट्रोपिन का, क्योंकि एंटासिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो भी उसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल है उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस वजह से एट्रोपिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। जितने एंटीहिस्टामिनिक्स हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, फिनोथायाजिन्स हैं, डिसोपाइरामाइड है, पिथिडिन है, एंड इनमें भी कुछ एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर इसको हम एट्रोपिन के साथ देते हैं तो एडिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। एडिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब इसके साथ में ये मिक्स होकर एक्शन देगा, एट्रोपिन और इनका एक्शन मिक्स होकर आएगा, तो एडिटिव एक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर माओ इनहिबिटर के साथ देते हैं, माओ इनहिबिटर मतलब मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम, तो मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो एड्रेनलिन के मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, या कैटेकोलामिन के मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। तो अगर उनके साथ हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं तो वो इंटरफेयर करते हैं मेटाबॉलिज्म को और डेलीरियम इंड्यूस करते हैं। ये कंप्लीट हुआ आपका पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स।